जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार स्टेनो एसआई की जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों आज से आपका जीके जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। तो जो भी साथी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरने वाले हैं, तो आज से आपका क्लास स्टार्ट होता है और ये जो क्लास है आपको शाम में 6 बजे दिया जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे आपसे एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। और साथियों, इस एग्ज़ाम के लिए इसका सिलेबस क्या है अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा वीडियो का, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है इसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य या फिर डी महावीर? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर, अगर आप ऑप्शन डी को बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी की बात करें तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो महावीर स्वामी जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे, या फिर यह कहें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध की बात करें, इनका जन्म डेट पूछा जाता है तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है नेपाल के कपिलवस्तु में। ठीक है, कहाँ पर? नेपाल के कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? बोध गया में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताएं बस आपको केवल ध्यान से सुनना है, या अगर आप लोग लिखना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपका जीके जीएस वीक है और आप अपने जीके जीएस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो साथियों आपके लिए बूस्टर जीके का शानदार नोट्स लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका नोट्स है। तो सबसे पहले नोट्स को देख लीजिए किस प्रकार से नोट्स है। तो नोट्स में देखिए, अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर है केरल। अब कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। यानी कि नदी बांध से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अब मीथेन से संबंधित जैसे गोबर गैस की खोज किसने किया था? सीबी देसाई। यानी कि इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है सबको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इस प्रकार से डेली आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, और साथियों ये जो नोट्स है केवल आपके एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार एएसआई स्टेनो, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के लिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये नोट्स नंबर 8 है, सॉरी ये नोट्स नंबर 9 है। और ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और ये वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है? ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला बैच को आपको परचेज कर लेना है। इसमें आपको डेली, ठीक है, इस वाले बैच में आपको डेली इसी प्रकार से नोट्स मिलेगा। टोटल आपको 100 प्लस यानी कि
100+ इसी प्रकार से आपको नोट्स दिया रहेगा। इस नोट्स को पढ़कर आप अपने जीके जीएस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी ऑफर है, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कोर्स में आपको केवल ये PDF ही नहीं मिलेगा, बाकी आपका जो शॉर्ट नोट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट्स है वो भी इस बैच में दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए, अभी ऑफर है, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था कौन था? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर है RD बनर्जी। RD बनर्जी यानी कि पूरा नाम है राखलदास बनर्जी। इन्होंने ही 1922 में, ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये लुसेंट बुक में लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो, और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। अच्छा, 1921 में क्या हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार और अजातशत्रु किस धर्म के संरक्षक थे? तो देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु की बात करें तो बिंबिसार के ही पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन। कौन थे? उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो अगर आपसे पूछे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार का, और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किया था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। तो देखिए, बौद्ध परंपराएं दावा करती है कि मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। तो ऑप्शन में तो बौद्ध धर्म नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म की बात करें, इसमें टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहला तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। क्या है? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, क्या है? पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है। और 24वें तीर्थंकर के बारे में अभी हमने आपको बताया पहला स्लाइड में, क्या नाम था? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत किया था? और साथियों, पीछे जो हमने आपको कोर्स बताया, अभी वो कोर्स ऑफर में चल रहा है, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर आप लोग उस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर हमने लिखा दिया 9631887058। इस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि किस लड़ाई के बाद मुगल वंश की स्थापना हुआ था, तो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी। देखिए, कहानी क्या है आपको बताते हैं। एक था दिल्ली सल्तनत। क्या था? दिल्ली सल्तनत। और इस पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसको दास वंश भी कहते हैं, और इसकी स्थापना किया था 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम। और आखिरी वंश जो था आपका लोदी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। और लोदी वंश का जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था।
तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत होती है और इसी के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई से, जो कि 1556 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर की मुगल सेना और हेमू की सेना के मध्य में। और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया था। अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध में कौन जीता था? तो अकबर की सेना की जीत होती है। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ कब की गई थी? और साथियों, इस स्लाइड में जो तालीकोटा का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ आपको नोट्स में मिल जाएगा। यानी कि जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो वो नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा, इसके बारे में भी नोट्स में हमने डिटेल में लिखा हुआ है। तो गांधी जी की बात करें, दांडी यात्रा की प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 से। और महात्मा गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। यानी कि 12 मार्च से ये यात्रा स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से और दांडी पहुंच जाते हैं 12 मार्च 1930 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 12 मार्च 1930। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? और साथियों, क्वेश्चन के साथ जो भी हम डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बताइए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? इसका आंसर है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। साथियों, चित्तरंजन दास को शॉर्ट में CR दास के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? CR दास। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। तो आपको बताना है किस ब्रिटिश चालक ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेम्स कुक। क्या हो जाएगा? जेम्स कुक ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, जेम्स कुक। निम्न में से किस वर्ष में बंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई? और साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं ये जो बिहार SI का आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट आपका डेली चले एग्जाम तक, तो आप लोगों से जितना हो सके सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपका क्लास रेगुलर होगा। बाकी आपको नोट्स जो हमने बताया वो डेली मिलेगा आपको। तो इसका आंसर है 1853 में। ठीक है, पूरा डेट पूछे तो 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी बम्बई और ठाणे के बीच में। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अच्छा, डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 1855 तक शायद इसका कार्यकाल था। फिर उसके बाद कैनिंग का कार्यकाल आता है, लॉर्ड कैनिंग का, जो कि भारत का प्रथम वायसराय बनता है, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? उम्मीद करते हैं आपको सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बताना है कैसा लग रहा है आपको देखने में। तो देखिए, भारतीय विदेश नीति की बात करें, इसके रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसी में इन्होंने जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका भी कहा जाता है, यानी कि उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। तो अगर आपसे पूछे
कि उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस संविधान सभा में? तो तीसरा जो बैठक हुआ था 13 दिसंबर को इसी में। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। और कौन से बैठक में किसको अध्यक्ष बनाया गया था, जैसे जैसे आपका क्लास होगा पूरा डिटेल में बता देंगे। बाकी नोट्स में हम सब कुछ डिटेल में लिखकर आपको दे देंगे। भारत में सबसे धनाढ्य या फिर बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितना क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में हमने पीछे बता दिया। ठीक है, ऊपर लिंक वीडियो मिल रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर है तिरुअनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये भारत का सबसे बहुमूल्य मंदिर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? चलिए लगाइए आंसर इसका क्या होगा। आंसर है कार्ल मार्क्स। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि एग्जाम में बार बार आता है, दास कैपिटल। तो अगर आपसे पूछे दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। दूसरा पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दो किसकी पुस्तकें हैं? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था, कहाँ पर बताइए? आंसर है जर्मनी में। नाजीवाद विचारधारा का उद्भव जो है जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को दिया जाता है। किसे? एडोल्फ हिटलर को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए बताइए। तो देखिए, जिस प्रकार पीएम की नियुक्ति होती है, पीएम जो होता है लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति पीएम पद के लिए चुनते हैं। और इसके बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है और आर्टिकल 74 में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 52 में, यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। इसमें जोड़ दीजिए 11, तो क्या हो जाएगा आपका 63। तो इसमें बताया गया है उपराष्ट्रपति पद के बारे में। तो अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? 63 में। फिर इसमें जोड़ दीजिए 11, तो कितना हो जाता है? 74। और इसमें बताया गया है पीएम की पद के बारे में। तो 3 आर्टिकल ध्यान रखना है, 52, 63, 74। ये राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, ये प्रधानमंत्री के लिए। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 164 में बताया गया है। अच्छा साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य में जो हाई कोर्ट होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वही राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? चलिए साथियों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को कम से कम 1 लाइक जरूर कीजिएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था, प्रथम। लेकिन राष्ट्रपति क्रम की बात करें तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और मुस्लिम में पूछे तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है भारत के राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लाल बहादुर शास्त्री बताइए कौन थे? बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक थे? तो 1964 में प्रधानमंत्री बने थे और 1966 तक रहे थे, ठीक है। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कथन तो सही है। बाकी पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। उनको शांति दूत के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त विकल्प आपका सही है, ठीक है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? तो ओम बिड़ला। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिड़ला। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में नीति आयोग है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? कहने का मतलब है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां से लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में सबसे अधिक प्रतिनिधि जाता है दूसरे स्थान पर? तो पहला तो आप सभी जानते हैं यूपी है, जहां पर टोटल 80 सीटें हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र, जहां से टोटल 48 सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में। तो पहला तो यूपी हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40। और राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे बिहार में 16। विधान सभा सीटों की संख्या 243 बिहार में, ठीक है। और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या पूछे तो 75। चारों को ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे बिल्कुल डिटेल में कराएंगे, पूरा डिस्कशन के साथ में। देखिए, संविधान की बात करें तो प्रारंभ में जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 8 से जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया क्वेश्चन बनेगा? तो 1951 में। कौन सा संशोधन था? तो पहला संविधान संशोधन। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है कब? 1985 में। कौन सा संशोधन हुआ था? 52वां, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और ये दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, बाकी सब कुछ आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे। फिर 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है कब? तो 1900 कब बताइए? 1992 में। कौन सा संशोधन था? 73वां। और ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। फिर आखिरी में 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, इसको भी 1992 में ही जोड़ा गया था, ठीक है। संविधान संशोधन था 74वां। और ये आपका नगर पालिका से संबंधित है या फिर नगर निगम से। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो 8, 9, 10, 11, 12 ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं, 9,
10, 11, 12 आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है। इसमें वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन जिस समय संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बनाए गए थे? चलिए आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनकी जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इनको भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अभी आपने देखा, दूसरे नंबर के PM थे। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे थे? आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुसलमान थे, लेकिन ऐसे क्रम में देखा जाए तो भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आंसर है 552। देखिए अभी तो लोकसभा में जो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था वह प्रावधान हटा दिया है, लेकिन देखिए वह प्रावधान हटा है लेकिन फिर भी लोकसभा में 552 ही है, यह अभी यहाँ पे नहीं हटा है। इसलिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगा। अगर ऑप्शन में 552 नहीं मिले, 550 मिले, तब आपको आंसर 550 करना है। ठीक है, फिलहाल 552 ही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो देखिए उपराज्यपाल कहाँ पर होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश में, और इसमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधानसभा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की व्यवस्था है। तो यहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट। कौन था? हीरालाल जे कानिया। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है, हीरालाल जे कानिया। अच्छा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। जिस समय वीडियो बना रहे इस समय आपका संजीव खन्ना है 51वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इससे पहले 50वें नंबर के कौन थे? D.Y. चंद्रचूड़। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में संजीव खन्ना है। कौन सी भारत की आसूचना या गुप्तचर अभिकरण है? आंसर है रॉ। ठीक है, शॉर्ट में रॉ बोला जाता है, पूरा डिटेल है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, संक्षेप में बोला जाता है रॉ। यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर S जयशंकर। और प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो याद रखिएगा अजीत डोभाल। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो देखिए पृथ्वी की बात करें, ये हमारा पृथ्वी है, इसके ऊपर 5 परत है। कितने परत है? टोटल 5 परत है। तो पहली परत का नाम आपका है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं घटित होती है, जैसे बारिश का आना, आंधी आना, तूफान आना, मेघ गरजना,
ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होती है। इसके जस्ट ऊपर है समताप मंडल, समताप मंडल, और इसी में ओजोन लेयर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ओजोन परत, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को परावर्तित कर देती है, ओजोन लेयर। और इसी समताप मंडल में जितने भी हवाई जहाज हैं वो उड़ते हैं समताप मंडल में। तो यहाँ पर पूछा गया पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर किसको नियंत्रित करता है? तो परावैंगनी विकिरण को। चलिए, तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गला थोड़ा सा खराब लग रहा है, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, जितना अधिक कमेंट आएगा, और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।